तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडिमिनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने इससे रिलेटेड और वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे बिजनेस लॉ के प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इंडिमिनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडिमिनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल काइंड की कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसमें बेसिकली सारी की सारी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी की सारी एसेंशियल कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। वैलिड एसेंशियल कंडीशन क्या है, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, वही आपको वहां पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले इंडिमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इंडिमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में से एक है। इसका मतलब क्या है कि वापसी दे देना किसी को, मेकिंग समबडी सेव और पेइंग बैक। यानी कि किसी को कोई नुकसान हो जाए अगर फ्यूचर में तो उसका कंपनसेशन दे देना या भुगतान कर देना, दैट इज इंडिमिनिटी। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी करती है, इंश्योरेंस कंपनी जो एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो भी इंडिमिनिटी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको अगर नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी आपको। वैसे ये भी है। सेक्शन 124 बता रखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम। कोई भी उसको लॉस होता है तो उसको सेव करने के लिए, बचाने के लिए प्रॉमिस करती है। वो लॉस हो सकता है बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिस हिमसेल्फ, प्रॉमिस की वजह से, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी की वजह से, किसी भी पर्सन की वजह से लॉस हो गया, उसी को बोलते हैं इंडिमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या करता है, पार्टी जो इंडिमिनिटी दे रही है यानी कि जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको कंपनसेशन दे दूंगा अगर कोई लॉस हो जाता है, तो उसको इंडिमिनिफायर बोलते हैं। और जो पार्टी जिसको दे रही है ये प्रोटेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, इंडिमिनिफाइड। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इसमें कम से कम दो पार्टी होती है। ठीक है, कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए। और इसमें प्रॉमिस होना चाहिए कि कंपनसेशन दे देगा लॉस डैमेज का। और लॉस डैमेज जो है वो कोई भी किसी वो पर्सन का होना चाहिए, यानी कि या फिर किसी और पर्सन का होना चाहिए। लॉस डैमेज होना चाहिए कहने का मतलब। लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए किसके ऊपर, इंडिमिनिफायर के ऊपर। क्योंकि इंडिमिनिफायर के ऊपर लायबिलिटी है कि वो उसको लॉस और डैमेज का कंपनसेशन देना है। इट मस्ट बी फेयर, भरोसेमंद होना चाहिए, सारे एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। कंपनसेशन होना चाहिए एक्चुअल लॉस का, एक्चुअल डैमेज का जो हुआ है। इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस का मतलब क्या है, बता के, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई अगर फ्यूचर में लॉस हो गया तो आपको दे दूंगा। एक होता है अपने आप समझ जाएगा, जैसे कि मैंने किसी एक पैकेट में पीछे लिख दिया कि अगर आपको कोई नुकसान होगा तो मैं भुगतान कर दूंगा। अब ये नहीं कि कंपनी एडवर्टीजमेंट करेगी जगह जगह जाके, वो अपने आप समझ जाएगा ना, इम्प्लाइड कहते हैं उसे। और लॉस डैमेज जो है वो किसी भी इवेंट से हो सकता है, एक्सीडेंट से हो सकता है, कोई भी नेचुरल फिनोमिना से हो सकता है। ठीक है, राइट्स क्या है इंडिमिनिफायर के, इंडिमिनिफाइड के राइट्स क्या है, इंडिमिनिटी होल्डर भी बोलते हैं उसे। राइट्स वही है कि इसको डैमेज और लॉस का क्लेम ले सकता है वो। सारी कॉस्ट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड लगी है वो भी ले सकता है, कंपनसेशन उसका। कोई भी सम पेड करना पड़ा किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो भी पे करता है। और जो इसके राइट्स है वही इंडिमिनिफायर, ये इंडिमिनिफायर है उसकी लायबिलिटी है। इंडिमिनिफायर की लायबिलिटी वही है जो इसके राइट्स है। देखो, लायबिलिटी टू पे डैमेज, लायबिलिटी टू ऑल पे ऑल कॉस्ट, ये सब चीजें। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि ज्यादातर इंप्लॉयमेंट में होता है और लोन के केस में होता है, क्रेडिट के केस में होता है। सेक्शन 126 बता रखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। किसी थर्ड पर्सन की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। अगर वो डिफॉल्ट कर दे तो क्या मतलब है इसका, देखो सपोज करो कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ए ने वादा कर रहा है कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा। बी ने कोई गुड सप्लाई करे होगे इसको क्रेडिट में, बी ने गुड सप्लाई करे होगे, ठीक है, ऑन क्रेडिट। और ये कह रहा है कि 5 लाख में दे दूंगा, बट बी को भरोसा नहीं है, बी को भरोसा नहीं है। तो क्या करेगा, बी एक सी को बुलाएगा। सी कह रहा है कि आप टेंशन मत लो, सी कह रहा है कि टेंशन मत लो, मैं आपका गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी देता हूं आपको ए की। अगर ए कुछ 5 लाख रुपए नहीं देगा जिस डेट को देने चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। ये कौन कह रहा है, सी कह रहा है।
इसे बोलते हैं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। तो सी ने क्या करा, सी ने प्रॉमिस करा इसको, किसका, थर्ड पर्सन कौन है, ए, उसका, कि अगर उसकी डिस्चार्ज, उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज मैं कर दूंगा अगर वो डिफॉल्ट करता है तो। समझ गए बात को? तो इसे बोलते हैं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। और जो ए है यहां पर उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डेटर, जिसको एक्चुअल में देना है पैसा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर, और जिसको देना है उसको बोलेंगे क्रेडिटर, और जिसने गारंटी करी उसको बोलते हैं श्योरिटी या गारंटर। ठीक है ना? तो पर्सन हु गिव्स द गारंटी, गारंटर या श्योरिटी, और जिसको पर्सन को डिफॉल्ट, जिसको पर्सन को बेसिकली लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, और जिसको देनी है गारंटी उसको बोलते हैं क्रेडिटर। समझ गए बात को? तो इसमें तीन पार्टी होती है, ए बी सी जैसे आप दे सकते हो, एक प्रिंसिपल डेटर, एक क्रेडिटर, एक श्योरिटी। तीन एग्रीमेंट बन गए। तीन एग्रीमेंट कैसे बन गए कि ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, बी और सी के बीच में हो गया कि भाई देखो सी कह रहा है कि प्रॉमिस कर रहा था, और ध्यान रखना ए और सी के बीच में एग्रीमेंट है। क्यों? ए क्या करता है, ए की रिक्वेस्ट में मंगाया जाता है। बेसिकली गारंटी जो गारंटर मंगाया जाता है ना, वो ए की रिक्वेस्ट में मंगाया जाता है कि बी कह रहा है कि मुझे आपको भरोसा नहीं है, तो ए कहता है कि मैं आपके लिए एक गारंटर अपॉइंट करता हूं। वैसे आपको सोचने में अजीब सा लगेगा कि भाई बी गारंटी गारंटर मंगाएगा ना, ए थोड़ी मंगाएगा, नहीं। ए की, देखो प्रिंसिपल डेटर ए है, तो ए को, ए के ऊपर केस कैसे करेगा सी? सपोज करो कि सी को केस करना है ए के ऊपर, तो अगर ए की नॉलेज में ही नहीं होगा कि कोई गारंटर आया था बी के लिए, तो ए मना कर देगा। तो क्या कर होगा, ए और सी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ए और सी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि भाई देखो, ए कहेगा ठीक है आप गारंटी ले लो, फ्यूचर में अगर कोई नुकसान हो गया तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ए को अपने ए को भरोसा दिलाने, ए जो है आप बी को भरोसा दिलाने के लिए गारंटर अपॉइंट करता है, क्योंकि अगर गारंटर सी के, ए के नॉलेज में नहीं होगा ना, तो ए के ऊपर केस भी नहीं कर सकता सी फिर पैसा लेने के लिए। ठीक है ना? तो इसलिए तीन एग्रीमेंट हो जाते हैं, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में और ए सी के बीच में। तीनों लायबिलिटी, तीनों पार्टी का कंकरेंस हो सकता है, तीनों पार्टी का रोल है, एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकता है, ओरल लेटर हो सकता है। श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी है। क्यों? पहली लायबिलिटी किसकी है, ए की, प्रिंसिपल डेटर की। जब तक वो डिफॉल्ट नहीं करेगा तो सी की लायबिलिटी नहीं आएगी। गारंटी मैंने जैसे आपको बताया नॉलेज और डेटर के अंदर होनी चाहिए, मैंने आपको यही बताया ना अभी कि ए डेटर है, उसकी नॉलेज में होनी चाहिए गारंटर, गारंटी। अगर उसकी नॉलेज में नहीं होगी तो बंदा सी, बंदा केस भी नहीं कर सकता ए के ऊपर। ठीक है ना? तो पैसा अगर सी को चाहिए ए से, वो नहीं कर ले सकता केस करके, तो नॉलेज होनी चाहिए उसकी, एसेंशियल कंडीशन तो होनी चाहिए गारंटी। ये तो हर एक में पॉइंट आएगा, ऑल एसेंशियल हो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी जो है मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर नहीं होना चाहिए कि गलत आप छेड़छाड़ कर रहे हो, और प्राइमरी लायबिलिटी जरूर होनी चाहिए इसके अंदर। प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, प्रिंसिपल। अब देखो इसी के रिलेटेड आपका डिफरेंस बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंस का होता है। तो देखो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक ऐसा प्रॉमिस है जिसमें लॉसेस को सेव करने के लिए होता है। इसमें क्या है कि दूसरों की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने का होता है। इसमें दो पार्टी है, ये टू आएगा, इसमें तीन होती है। ठीक है ना? इसमें सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें तीन तीन कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी के बीच में। लायबिलिटी इंडिमिनिफाइड इसके अंदर भाई उसी की होती है, जिसने अगर प्रॉमिस करा कि फ्यूचर में नुकसान होगा तो मैं भरपाई कर दूंगा, तो उसी की लायबिलिटी है, उसी को देनी है, कोई और नहीं दे सकता। इसमें क्या है, सेकेंडरी है, और डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्रिंसिपल डेटर के ऊपर। अगर वो डिफॉल्ट करेगा तभी तो पे करेगा वो श्योरिटी, तब वरना थोड़ी पे करेगा। लायबिलिटी अराइज कैसे होती है, ये तब अराइज होती है जब कोई कंटीजेंट इवेंट आता है, जब फ्यूचर में कोई घटना घटती है इंडिबिलिटी में, ये तब अराइज होती है जब कोई डिफॉल्ट करता है। समझ गए बात को? एग्जिस्टेंस ऑफ डेट, देखो इसमें कोई डेट एग्जिस्ट नहीं करता इंडिबिलिटी को, डेट में तो उसके लिए होता है जब कोई, अगर कोई कोई ऐसा मान लो कि कोई अगर घटना घट जाती है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, फायर इंश्योरेंस होता है, तो डेट नहीं होता इसके अंदर कोई, इसके अंदर जरूर डेट होता है, तभी कराया जाता है ये। तभी तो कोई लॉस लॉस इसमें नहीं होता, इसमें डेट होता है, किसी से पैसा लेना है। ठीक है ना? ये गारंटी कंटेंट में होता है। रिक्वेस्ट बाय डेटर, मैंने आपको क्या बताया, इट इज नॉट नेसेसरी, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिक्वेस्ट लेनी पड़ती है इंडिमिनिफाइड से कि मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। ठीक है ना? इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल टू एक्ट, कि इंडिमिनिफाइड जैसा कहेगा वैसा एक्ट करना पड़ेगा, नहीं। इसमें क्या है, इसमें आपको रिक्वेस्ट लेनी पड़ती है डेटर से। द श्योरिटी, ये श्योरिटी है, ये श्योरिटी जनरली गिव्स गारंटी टू द रिक्वेस्ट ऑफ डेटर। डेटर मैंने आपको क्या बताया था अभी,
ये ए के रिक्वेस्ट पे सी अपॉइंट करा जाता है, ठीक है ना, ये वही कह रहा है ए की रिक्वेस्ट, ताकि ए बेसिकली बी को भरोसा दिलाने के लिए गारंटर मंगाता है। राइट टू स्यू, इंडिमिनिफायर जो है वो स्यू नहीं कर सकता किसी थर्ड पार्टी को लॉस के लिए, ठीक है ना, कि उसके नाम पे बेसिकली वो पे कर दे, किसी तीसरे पार्टी को लॉस के लिए, किसी को नुकसान हो गया किसी तीसरे पार्टी को, तो बेसिकली इंडिमिनिफायर किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन श्योरिटी जो है वो केस कर सकता है किसके ऊपर, तीसरी पार्टी के ऊपर, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है। इसमें सी जो है तीसरी पार्टी कौन है, ए, तो सी बेसिकली सी ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा था, बट सी तीसरी पार्टी ए के ऊपर केस कर सकता है अगर उसके बीच में एग्रीमेंट हो रखा था गारंटी वाला, तो वही लिखा हुआ डेट आफ्टर डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर ही बिकम इंटाइटल्ड टू डेटर इन दिस होवर्स नेम, ठीक है ना, ये चीज कह रहा है। अब गारंटी कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है, स्पेसिफिक, कंटिन्यू। स्पेसिफिक का मतलब कोई एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के रिलेटेड होती है, कि अगर वो जैसे कि मैंने 5 लाख की गुड सप्लाई करे, ठीक है, तो होगी गारंटी, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू गारंटी मतलब जहां पर सेक्शन 120 में बता रखा है, जहां पर बहुत सारे सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है, जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको इंस्टॉलमेंट में सप्लाई करने हैं, हर महीने 1-1 लाख की गुड सप्लाई करने हैं, जो जब तक पूरे ट्रांजेक्शन नहीं होती तब तक वो गारंटी खत्म नहीं होगी। फिर आता है रिवोकेशन ऑफ गारंटी, गारंटी कैसे कैंसिल होती है, तो कैंसिलेशन ऑफ गारंटी कैसे होती है यही हम समझेंगे। सो इट मस्ट बी नोटेड दैट स्पेसिफिक गारंटी कैन नॉट बी रिवोक्ड इफ द लायबिलिटी हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड, ठीक है ना, अगर वो लायबिलिटी पहले सिक्योर्ड है तो वो नहीं हो सकती आपकी रिवोकेशन। स्पेसिफिक गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि स्पेसिफिक गारंटी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो पूरी नहीं होती। हाउएवर कंटिन्यू गारंटी कैन बी रिवोक, क्योंकि वो गारंटी कंटिन्यू है तो वो रिवोक हो सकती है। लेकिन स्पेसिफिक गारंटी क्या है कि मैंने 5 लाख गुड सप्लाई कर दिया और उन्हें कर दिए, तो गारंटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, लेकिन अभी 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 प्रोसेस में है, कंटिन्यू है अभी, तब हो सकती है कैंसिल। तो कंटिन्यू कैन बी रिवोक ऑन द रिवोकेशन सच अ गारंटी। The liability of surety or guarantor comes to an end for the future transaction. फ्यूचर की ट्रांजेक्शन के लिए लाइबिलिटी खत्म हो सकती है कंटिन्यूली। तो गारंटी में कैसे रिवोक हो सकती है, बाय नोटिस और रिवोकेशन, रिवोकेशन का नोटिस डाल दो कि श्योरिटी की डेथ होगी, ये श्योरिटी आएगा, गलती से लिखा हुआ है श्योरिटी, यानी गारंटर की डेथ होगी, गारंटी कौन देगा, ठीक है ना। बाय डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी इन वेरियस सर्कमस्टांसेस, सर श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया गया बड़े सारे सर्कमस्टांसेस, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ देखो, अलग अलग सेक्शन में लिखा हुआ, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। नोवेशन का मतलब होता है कि आपने पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, या फिर आपने टर्म को चेंज कर दिया बाय वेरियस इन टर्म्स, बाय रिलीज प्रिंसिपल डेटर को ही आपने डिस्चार्ज कर दिया कि भाई आप जाओ, दूसरा डेटर रख रहे हैं हम, तो दूसरा डेटर को हम देखेंगे। व्हेन द क्रेडिटर इवेंट्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर, देखो वही कह रहा है कि भाई अगर आपने जो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के इवेंट जो था ना, डेटर एग्रीमेंट था, वही आपने कुछ बदल दिया, ठीक है। बाय क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन इन पेइंग श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी, इसका क्या मतलब है कि क्रेडिटर ने ओमिशन कर दिया कोई श्योरिटी की रेमेडी के लिए, या श्योरिटी के साथ एग्रीमेंट में कुछ आपने गलती कर दी, कुछ भूल गए, या फिर सिक्योरिटी आपने लॉस कर दी, जो आपने सिक्योरिटी रखी थी वो भी आपने लॉस कर दी। इनवैलिडेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिडेट था, कॉन्ट्रैक्ट ही बेसिकली वो वैलिड नहीं है, तो बेसिकली श्योरिटी की लायबिलिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, गारंटी अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ केसेस है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप यहां पर नाम लिख सकते हो। उसके बाद श्योरिटी की लायबिलिटी का नेचर क्या है और कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो लायबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव, को एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, तो यही हमारा सेक्शन 128 में बता रखा है कि मतलब कि ये लायबिलिटी तब आएगी जब प्रिंसिपल डेटर पूरा नहीं करेगा, मतलब सेकेंडरी लायबिलिटी होती है, ये जुड़ी हुई है किससे, को एक्सटेंसिव जुड़ी हुई है किससे, प्रिंसिपल डेटर से, तो जब तक वो डिफॉल्ट नहीं करेगा तब तक इसकी लायबिलिटी नहीं आएगी। तो लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेज जब सेम, वही लिखा हुआ ना, जब डिफॉल्ट होगा तभी आती है। और लायबिलिटी रेस्ट्रिक्ट है, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज फ्री टू रेस्ट्रिक्ट लिमिट हिज लायबिलिटी, लिमिट कर सकता है अपनी लायबिलिटी को श्योरिटी कि भाई मैं इतने की ही गारंटी दे सकता हूँ, पूरी नहीं दे सकता। समटाइम श्योरिटी, ये श्योरिटी है, इज लायबल थ्रू द प्रिंसिपल डेटर इज नॉट लायबल, ठीक है ना। लायबिलिटी श्योरिटी की तब होती है जब
प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं होता, कभी कभार जैसे कि वो नहीं दे पा रहा तब देनी पड़ती है। इफ देयर इज कंडीशन precedent for the surety liability, the surety will be liable only when the condition, देखो कभी कभी कंडीशन लगा देते हैं कि मान लो कंडीशन लगा दी कि भाई जब वो 5 लाख की गुड सप्लाई नहीं करेगा तब आपकी लायबिलिटी आएगी। जरूरी नहीं कि डिफॉल्ट में लायबिलिटी है, लायबिलिटी कोई कंडीशन लगा के भी सकते हैं, वो कह रहा है। कंटिन्यू गारंटी में लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी एक्सटेंड सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, कि जब तक पूरी ट्रांजेक्शन पूरी नहीं होती तो वो लायबिलिटी इसकी बढ़ती जाती है, खत्म नहीं होती ये पीरियड ऑफ टाइम में। Liability will not be liable, surety will not be liable if the creditor has obtained guarantee either by misrepresentation, अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट से गलत तरीके फैक्ट दिखा के वो लायबिलिटी उसकी आ रही है, क्रेडिटर ने कुछ गलत काम करके एग्रीमेंट में ले आया उसके, तो उसकी लायबिलिटी नहीं आएगी। डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर कोई प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी वहीं पे, ठीक है ना। तो इसीलिए वो कह रहा है, देखो श्योरिटी की लायबिलिटी कोएक्सटेंसिव होती है, तब आती है जब प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर सकता, डिफॉल्ट कर देता है, वो लिमिट कर सकता है लायबिलिटी को वो। और समटाइम द श्योरिटी इज लायबल थ्रू द प्रिंसिपल डेटर इज नो लायबल। थो, देखो थो का मतलब क्या है, इसका मतलब कभी कभार श्योरिटी लायबल तब भी होता है जब प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं होता। कभी कभार कंडीशन लगाते हो कि आप गारंटी मुझे देनी है, इसकी नहीं कि प्रिंसिपल डेटर से लायबल है या नहीं है वो पे करने के लिए। वैसे तो हमने पढ़ा है पीछे कि प्रिंसिपल डेटर लायबल होता है तभी आपका, मतलब प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी होती है तभी तो होगी उसकी लायबिलिटी, लेकिन वो कह रहा है कि तब भी कभी वो लायबल हो जाता है, ये वो कह रहा है। समझ गए बात को। कभी कभार कैसे हो सकता है कि आपने लायबिलिटी ऐसे लगा दी, मान लो कि प्रिंसिपल डेटर कह रहा है कि मैं 5 लाख की आपको पे कर दूंगा, बट क्रेडिटर और गारंटर के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ कि भाई आपको गारंटी देनी है 5 लाख की नहीं, आपको गुड्स की देनी है, या आपको ऐसे देनी गारंटी कि मुझे कम से कम 1 लाख रुपए मिलने चाहिए, चाहिए दे ना दे, ऐसे भी लायबिलिटी लगा, ऐसे तो गारंटी हो सकती है ना। तो वो ये कह रहा था, ठीक है, समझ आ गई बात आपको। कंडीशन की कंडीशन लगा सकता है, कंटिन्यू गारंटी हो सकती है, कोई मिस रिकमेंडेशन हो सकती है, कोई लेटर ही भाग सकता है। देखो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी, डिस्चार्ज कैसे होता है वो मैंने आपको अभी बताया, सारे केसेस वही। बाय रिवोकेशन, जैसे कि नोटिस ऑफ श्योरिटी हो सकता है, डेथ हो सकती है, ठीक है, नोटेशन हो सकता है। नोटेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, और ये नोवेशन आएगा, नोवेशन का मतलब जब आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक नया एग्रीमेंट बना दिया। और बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर भी कह सकता है कि आप जाओ, कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में चेंज कर दिया तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगी लायबिलिटी उसी टाइम उसकी। प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर दिया तो भी खत्म है इसकी लायबिलिटी, ठीक है। सर्टेन अरेंजमेंट मेड बाय द क्रेडिटर विद द प्रिंसिपल डेटर विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी की कंसेंट के बिना आपने प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कुछ कंडीशन चेंज कर दी, वहां पर भी गड़बड़ है, वहां पर भी आपको श्योरिटी की लायबिलिटी फिर नहीं आ सकती, श्योरिटी को बताना पड़ेगा कुछ भी करने से पहले। क्रेडिटर एक्ट ऑन ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटी इवेंचुअली रेमेडी, इसका क्या मतलब है देखो ध्यान से। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, यही है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ए बी और सी ये गारंटी दे रहे हैं, सी गारंटी दे रहा है ना, तो कभी कभी क्या होता है ना कि ए की नॉलेज के बिना बी और सी के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, यानी कि गारंटी दे देता है सी ए बी को, बट ए की नॉलेज के बिना, बट हमने क्या समझा था कि ए की नॉलेज में होना चाहिए, तो वही वो कह रहा है, तो वो फिर वहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वो कह रहा है क्रेडिटर एक्ट ऑन ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटी इवेंचुअली रेमेडी, मतलब जो अल्टीमेट बेसिकली जिसकी लायबिलिटी थी उसको बिना बताए आप ले आए उसे, ठीक है ना, उसको बात कर रहा था। उसके बाद लॉस ऑफ सिक्योरिटी, लॉस ऑफ सिक्योरिटी का क्या मतलब है यहाँ पर, देखो लॉस ऑफ सिक्योरिटी ये हमारा सेक्शन 141 में बता रखा है, वैसे मैंने पीछे देखो सारा लिखा हुआ भी है, देखो सेक्शन 141, सेक्शन आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, काफी काम आएगा आपके एग्जाम के लिए, समझ आ रही है आपको बात अच्छे से। ये चीज है सेक्शन 141 में क्या बता रखा है, देखो होता क्या है, सी गारंटी देता है बी को, जैसे कि, और सी ने गारंटी दे दी, सी ने मतलब गारंटी दे दी और अब ए ने डिफॉल्ट कर दिया और सी ने पैसा दे भी दिया बी को, तो फिर क्या होता है ना, जब सी ने पैसा दे दिया बी को, तो फिर बी सी के ऊपर राइट है, वो क्या कर सकता है, सारे के सारे जो बी की प्रॉपर्टी है वो सब की प्रॉपर्टी सिक्योरिटी वो सब बेसिकली बी को सी को देनी पड़ती है, बिकॉज गारंटी सी दे रहा है, तो बी को बेसिकली सारी की सारी जो हो सिक्योरिटी है अपनी वो देनी पड़ती है सी को, जैसे कि प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि भाई सी गारंटी दे रहा है बी को, तो उसको भी तो कोई भरोसा होना चाहिए ना कि भाई सिक्योरिटी मांगेगा वो भी,
कि भाई मुझे गारंटी मुझे दे दी, मैंने आपको पैसा दे दिया मैंने आपको, तो बेसिकली मुझे अब सारी की सारी दो सिक्योरिटी, जिससे अपनी भाई, ताकि मैं भी, क्योंकि गलती आपकी भी तो है ना, बी की भी, तो इसलिए भाई मेरे को दो सिक्योरिटी। बी सी मांगता है। ये मुझे आप बताओ सी का क्या मतलब है? सी अपनी जेब से पैसा भरेगा क्या? मतलब सी का क्या मतलब है? सी का फायदा क्या है गारंटी देने का इसमें? मुझे एक चीज बताओ आप। सी का कुछ फायदा नहीं है अगर भाई सी अपनी जेब से पैसा दे रहा है। सी क्या करता है? सी कहता है कि देखो, जैसे ही मैं आपको गारंटी दे दूंगा तो आपको मुझे कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी अमाउंट। अगर वो सिक्योरिटी नहीं है, अमाउंट हो सकती है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, तो फिर लॉस ऑफ सिक्योरिटी अगर होगी तो भाई श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा लायबिलिटी से और श्योरिटी पैसा वापसी मांग लेगा। ठीक है ना? और लास्ट है इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कंडक्ट नहीं आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना? तो इनवैलिडेशन, इनवैलिडेशन कैसे होता है? क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, गलत लिख दिया कुछ फैक्ट्स, तो गड़बड़ हो जाएगी। कंसीलमेंट कुछ कर दिया, छुपा दिया कुछ, तो भी गड़बड़ है। फेलियर ऑफ को सिक्योरिटी टू ज्वाइन अ सिक्योरिटी। कभी वो क्या होता है ना, श्योरिटी बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता। तो को सिक्योरिटी, को श्योरिटी को भी आना जरूरी होता है। सपोज करो गारंटी दे दी तीन बंदों ने मिलके, तो तीनों का रोल है इक्वल इक्वल देना, या आपने जो भी एग्रीमेंट करा गया है, इन तीनों ने गारंटी दी है तो तीनों को पैसा देना पड़ेगा। बट अगर दूसरा कोई बंदा आ नहीं रहा पैसा देने के लिए, तो भी श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी आपकी। समझ गए बात को अच्छे से? पूरी ये समझ आगे कोई पूरी पूरी कहानी। लास्ट मैच में है राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के राइट्स क्या है? मैंने एक सिंपल से राइट है, देखो। पहला राइट क्या है? राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट वो क्या कर सकता है? केस कर सकता है, स्यू कर सकता है। ठीक है, लायबिलिटी, क्योंकि भैया उसकी नॉलेज में हुआ है सब कुछ अगर, तो प्रिंसिपल डेटर के ऊपर केस कर सकता है वो। तो उसके अंदर ना दो पॉइंट है। देखो, ये सबरोगेशन प्रिंसिपल भी है इंश्योरेंस में, इसकी भी मैं वीडियो एक है मेरी, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में। बेसिकली सबरोगेशन क्या होता है? किसी तीसरे तीसरे पार्टी से आप लॉस को कवर कर लेते हो। तो वही तो चीज कह रहा ना ये। श्योरिटी क्या करता है? श्योरिटी बेसिकली जैसे कि ए बी सी था ना, श्योरिटी क्या कर सकता है कि सी सी जो है वो ए से जो भी लॉस हुआ बी को, वो रिकवर कर सकता है ए से केस करके। ठीक है, सबरोगेशन इसी को बोलते हैं ना। राइट ऑफ इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी का मतलब वही है कि बेसिकली वही कह रहा है, वो कंपनसेशन ले सकता है ए से वो। ठीक है ना, कंपनसेशन ले सकता है, इंडिमिनिटी करवा सकता है, क्योंकि तभी तो वो पैसा भरेगा बी को। और दूसरा क्या है? राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट क्या है? जैसे कि बी यहाँ पर क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर के अगेंस्ट राइट क्या है? जैसे कि आपको पीछे बढ़ा भी सिक्योरिटी ले सकता है वो। राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू क्लेम सेटो, राइट टू क्लेम सेटो। देखो सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, देखो ए बेसिकली और बी है। अब बी ने, ठीक है, बी ने लोन दिया ए को, बी ने लोन दिया ए को, और ए को पैसे देने हैं बी को। सी गारंटी दे रहा है, सी गारंटी दे रहा है बी को। ठीक है, एक ही नॉलेज में। अब देखो ध्यान से, बेसिकली इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी बी किसको देगा? ए को देगा। ठीक है, सिक्योरिटी बी किसको देगा? ए को देगा। तो सिक्योरिटी, सॉरी, सिक्योरिटी बी नहीं देगा, ए देगा सिक्योरिटी बी को। तो गिरवी रखना पड़ता है कुछ सामान लोन लेने से पहले, तो वही कह रहा है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी बेसिकली ना, सी, अगर सी को भुगतान करना है ए को, सी को क्लेम बेसिकली देना है बी को, गारंटी क्योंकि दे रखी है, तो वो गारंटी कैसे दे सकता है? वो उसके पास राइट है कि वो क्लेम को सेट ऑफ करवा सकता है अपना। सेट ऑफ का मतलब सिक्योरिटी जो बेसिकली ए ने दे रखी थी बी को, सिक्योरिटी दे रखी थी ना, है ना, सिक्योरिटी दे रखी थी, तो सिक्योरिटी जो दे रखी थी ना, उसको बेच के वहां से वो पैसा लेके उस क्लेम को दे सकता है, उसको पैसा देके। समझ रहे बात को? तो ये चीज है, तो वहां से पैसा लेके वो क्लेम को ले सकता है, इसी को कह रहा था। ठीक है, तो वहां पर आपको राइट टू क्लेम सेट हो, तो ये चीज कर सकता है। और तीसरा हमारा है राइट, राइट अगेंस्ट को सिक्योरिटीज। कभी कभार बड़े सारे मिल के गारंटी देते हैं, तो उसकी बात कर रहा है। दूसरे के ऊपर को सिक्योरिटी के ऊपर राइट क्या होगा? कि वो इक्वल कंट्रीब्यूशन ले सकता है, कि भाई मान लो कि आपको सी को, अब बी को पैसे देने हैं 5 लाख रुपए, बट गारंटी दे रखी है 5 लोगों ने, तो वो हर एक से 1-1 लाख रुपए मांग सकता है। एक लाख रुपए, कि भाई हर एक को, बंदे को 1-1 लाख रुपए देने हैं। एक बंदा है, मान लेते हैं एक्स वाई जेड ई, ठीक है, एफ। अब हर एक बंदे को 1-1 लाख रुपए देने हैं, वो इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन सबसे मांग सकता है। अगर
किसी एक बंदे को पैसे देना है तो वो अकेला नहीं देगा, फिर बाकी उसे पैसा मांगेगा। लायबिलिटी ऑफ को सिक्योरिटी बॉन्ड इन डिफरेंट सम्स, अलग अलग डिफरेंट सम में भी वो लायबिलिटी हो सकती है। ये तो इक्वल कंडीशन हो गया, अलग अलग सम में भी हो सकती है, उस हिसाब से भी मांग सकता है। राइट टू शेयर बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जो बी से आपको बेनिफिट मिलेगा ना सिक्योरिटी का, बी देगा सिक्योरिटी सी को, उसका बेनिफिट वो बाकियों को भी शेयर करना पड़ेगा, उसका भी राइट है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आई होगी, पूरा का पूरा हमने समझा इंडिमिनिटी या गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही बड़ा टॉपिक था, इसको हमने खत्म कर दिया है। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक, बाय बाय, थैंक यू सो मच।